तो कोई भी नहीं। थोड़ा सा उसको यहाँ से आप जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है भाई? हेलो। जी सर। कल हमने सवाल दिया था एक चलते हुए कि इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और उसका जवाब फिर आज बता दीजिएगा। तो किस किस ने सॉल्व कर लिया भाई? सर कल लाइटिंग भी रात भर। लाइट नहीं थी, सवाल सॉल्व करने के लिए रात तक का इंतज़ार किया आपने? खैर ज़ाहिर है कल तो रात में पूरी कराची में नहीं थी। आज हमारा आर्टिकल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी मैं लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल का। तो हेडिंग दे दो एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब देखिए, जैसे हमारे पास अगर हमें फॉर्मूला आपको याद हो dx ऑफ u इंटू v, क्या होता है भाई फार्मूला? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v क्या लिखूं? लिखवाओ सर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ p और v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। ठीक है ना? एक को आपने ऐसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, दूसरे को प्लस, दूसरे को ऐसे रखा, पहले का डेरिवेटिव लिया। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय dx, इसको आप पूरी स्टेटमेंट को अगर आप dx से मल्टीप्लाई कर दें, then we will have v of uv is equal to u dv plus v dv। ठीक है ना भाई? x dx सब तरफ से हमने यूं कह लो कि आप मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म कर दिया हमने।
तो इस किस्म की जो रिप्रेजेंटेशन है ये वही चीज़ है जो ऊपर लिखी हुई है, उसी की एक और फॉर्म है. यू कैन से दैट दिस इज अनदर फॉर्म of the derivative in the multiple of u into v, and this form is called exact differential. सर बोथ साइड D मल्टीप्लाई stand किया. for D stand for differential. सर बोथ साइड क्या जैसे हम मल्टीप्लाई ऊपर किया. वाला फॉर्मूला जी बोथ साइड्स आपने क्या मल्टीप्लाई किया. 1/d/dx. dx को हमने हटा दिया सबसे यूं पहले कि आपने को कि हमने जैसे dx को हम ले जाते dy by dx का हम इक्वेशन लिख रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम dx को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो जाहिर है dx हर तरफ से खत्म हो गया. ठीक है सर. ठीक है ना. अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी वही चीज़ है, चीज़ वही है जो ऊपर लिखी है, लेकिन चूंकि असल d जो है दैट इज अ सिंबल फॉर डेरिवेटिव, तो हम आप ये कह लें कि इसको रिप्रेजेंट करने का अनदर मेथड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, u dv प्लस v du. तो हम सिर्फ d लिखेंगे दूसरे वेरिएबल के साथ. We keep the u as it is and differentiate derivative of v is dv plus keep v as it is, the derivative of u is du. So this type of representation is called exact differential. तब अगर इस तरह से हमारे पास फॉर एग्जांपल we have to differentiate d of xy, तो अगर d by dx होता तो जाहिर है अब हम अपॉन dx नहीं लिख रहे, we are going to differentiate with respect to x. हमारा y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएट तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, लेकिन अब हम जब लिखेंगे तो उसी मेथड से कि here u is x and y is v, so we can write this as x dv dy plus y dx. So this is एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी कहते हैं इसे और टोटल डिफरेंशियल भी इसे कहते हैं. बहरहाल हमें एग्जैक्ट से देखना है, तो दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ x इंटू वाई. इसी तरह से जो डिवीजन का फॉर्मूला है, तब मैं फॉर्मूला डिवीजन वाला नहीं लिख रहा, d ऑफ x अपॉन y, अगर अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो फॉर्मूला जहन में रहे. अपॉन के फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैं ये कहता हूँ क्योंकि माइनस होता है दरमियान में, इसलिए माइनस बाज लोग इसी फॉर्म में बीच में माइनस लिख देते हैं जो कि ज़ाहिर गलत हो जाता है. तो मैं ये कहता हूँ याद रखने के लिए बेहतर है कि डिनोमिनेटर से शुरू करो लिखना. डिनोमिनेटर में हमें पता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है और फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा जाता है पहले. वी कीप y एज इट इज़ एंड द डेरिवेटिव ऑफ x इज dx minus, now keep x as it is and derivative of y is dy. फॉर्मूला वही है u अपॉन v वाला यूज किया हमने, लेकिन अब ये एग्जैक्ट फॉर्म है. तो इस पूरे की जगह अगर कहीं ये लिखा हुआ नजर आए, इसको यूज करने का फायदा यही है कि अगर इस किस्म की कोई स्टेटमेंट लिखी नजर आए, इस पूरे को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं. इसी तरह से इस पूरी टर्म को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं. तो डी सर वाई अपॉन एक्स क्या होगा? डी वाई अपॉन एक्स के लिए क्या लिखूं? सर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिख लो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. दैट विल बी एग्जैक्ट ऑफ, इसका एग्जैक्ट ये है. ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना था कि अब हम इसे इससे रिप्लेस करेंगे. इसकी जैसी भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको हमें इसके साथ साथ अगर फर्ज किया कि यहाँ पर अपॉन एक्स स्क्वायर ना हो, कुछ कमी हो, किसी किस्म की कोई कमी है, फॉर एग्जाम्पल ये ना हो लिखा हुआ,
तो जाहिर है कि अब ये तो इसका एग्जैक्ट नहीं है, या इसका एग्जैक्ट ये तो नहीं है, तो किसी चीज की कमी है, तो कमी हमें पहले पूरी करनी होगी, देन वी कैन रिप्रेजेंट दिस इज नॉट एग्जैक्ट ऑफ दिस वन। तो वो जो कमी पूरी करनी होती है उसको भी एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे तो उसमें हम यूज करेंगे, तो बता देंगे वहाँ डेफिनेशन लीनियर के बाद उसी की डेफिनेशन आएगी। पहले तो हेडिंग दे दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर इसमें ओवर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा? इसमें नहीं, वो तो मैंने Yes, आपसे sir. कहा ना क्या कमी है, एग्जैक्ट तो वही है, लेकिन जो कमी है उसका कॉन्सेप्ट भी अभी देना है मुझे, ठीक है उसको सर. कैसे पूरा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation of the type dy by dx plus px into y is equal to qx. An equation of the type dy by dx plus px into y is equal to qx is called linear differential equation of order 1, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सर रिपीट करिएगा। पूरा चैप्टर ही जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ रहे हैं। तो एन इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। अब यहाँ पर px जाहिर है फंक्शन ऑफ x, y के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ हो, ख्याल है बीच में प्लस है, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस हम पी वाई में पी एक्स में इंक्लूड करेंगे, इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ इंपॉर्टेंस इस पी एक्स की है। तो पहले तो हम इसे कंपेयर करेंगे, जो भी हमें सवाल दिया हुआ कि क्या वो इस फॉर्म में लिखी है कि नहीं लिखी। अगर इसमें इस फॉर्म में लिखी हुई है तो हम लिख देंगे कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। लेकिन अगर वो कोई फॉर्म डिफरेंट हो तो हम पहले वो फॉर्म बनाएंगे एडजस्टमेंट करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम ये लिखेंगे कि दिस इज लीनियर। तो बाज़ औक़ात आप देख रहे हैं कि डिवाइड बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 है, बाज़ औक़ात यहाँ कोई टर्म लिखी होती है, कांस्टेंट नंबर ही लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर भी कोई नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो उस कांस्टेंट नंबर को हटाएंगे हम यहाँ से, अगर यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर भी लिखा हुआ है तो, या अगर कोई वेरिएबल लिखा है जी, P और Q's are pure function of x, P and Q are function of x, Px and Qx लिखा है ना मैंने, तो P and Q are pure function of x। तो इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। सर y भी तो फंक्शन ऑफ x है ना? y is also function of x, लेकिन ये y अपनी जगह डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद होता है ना, dy भी मौजूद है, y भी मौजूद हो सकता है। तो Px and Qx are pure function of x। इसे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को एग्जैक्ट बनाना है। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये एग्जैक्ट नहीं होती। एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें किसी भी टर्म से, जैसे मैंने अभी यहाँ से 1x² हटा दिया था, तो हमने कहा था कि ये इसका एग्जैक्ट नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं वो कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एडिंग दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, इसको इन शॉर्ट अक्सर किताबों में आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा, I डॉट F डॉट कैपिटल में लिखते हैं।
integrating factor. A function fx fxy, a function fxy is called integrating factor. A function fxy is called integrating factor when multiply by a non-exact statement, when multiply by a non-exact statement will make it exact. ये जो फैक्टर है इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो ये क्या करता है, क्या डेफिनेशन है कि ये नॉन एग्जैक्ट स्टेटमेंट को एग्जैक्ट बना देता है जब आप उस नॉन एग्जैक्ट स्टेटमेंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो a function f of xy is called integrating factor when multiply by a non-exact statement will make it exact statement। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि if we don't have here अपॉन एक्स स्क्वायर ना हो तो ये एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अगर इसको हम इस पूरी स्टेटमेंट को राइट हैंड साइड को अगर हम 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये एक्स का एग्जैक्ट बन जाएगा। तो नॉन एग्जैक्ट स्टेटमेंट में कुछ कमी थी जिसको हमने पूरा किया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे तो पहली बात तो ये है कि लीनियर के लिए, चूंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग से आर्टिकल भी होता है इसे, लेकिन आपकी बुक में आपके सिलेबस में वो नहीं है शामिल, तो हम ये एग्जैक्ट निकालते हैं। उसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेथड है फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो फिक्स है। तो ये आप लिख लें, फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power इंटीग्रल p dx। ये फिक्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। रिपीट कर दीजिए। For linear differential equation, integrating factor is equal to e raised to power integral of p dx। तो ये जाहिर है आपको निकालना होगा, p जो है उसको इंटीग्रेट करना होगा और फिर उसका एक्सपोनेंट ले लें तो ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है जितने डिफरेंशियल इक्वेशन हमने 3 टाइप की एक तरह से पढ़ ली है, होमोजीनस और नॉन होमोजीनस पढ़ा और उससे पहले वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा। उन सब में ये आसान आर्टिकल है, सबसे आसान आर्टिकल है ये, क्योंकि यहाँ एक फिक्स है और मजीद जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और साथ साथ इस dx को भी यहाँ से हटा देना, तो पोजीशन आपके पास ये आ जाएगी कि यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, इसके साथ dy आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर px इंटू y और यहाँ dx आ जाएगा। dx से आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो।
और राइट हैंड साइड पे आपके पास इसी तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर into qx dx. That will be the position, let us call equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 को जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक बड़ी टर्म लिखी नजर आ रही, सवाल भी करोगे तो एक टर्म जो थी, सिंपल टर्म जो थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद एक हैवी नजर आएगी, लेकिन उसको देख के घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? इसलिए नहीं घबराना कि हमेशा हमेशा हर सवाल में, ये मेरी बात याद रखो, हर सवाल में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है that will be exact of ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला हुआ है उसको y से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना करना है आपको। इसलिए ये कितनी ही मुश्किल देखने में नजर आए, इससे परेशान नहीं होना, ये हमेशा इसके बराबर होगा। और जाहिर है राइट हैंड साइड पे आपके पास इंटीग्रेटिंग जो है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है, qx भी जो है फंक्शन ऑफ एक्स है। तो यहाँ आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है जिसे आपको आप कह सकते हैं कि ना वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। ये कॉम्बिनेशन जो है ये अब एक फंक्शन है, एक टर्म समझ लो से, एक वेरिएबल समझ लो इस पूरे को। तो डी ऑफ दिस ये अलग है और इस तरफ फंक्शन ऑफ एक्स और डी एक्स अलग है, वेरिएबल सेपरेटेड हैं, यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट। चलते हैं हम सवाल की तरफ। एनी क्वेश्चन? सर ये आपने बताया किसके बराबर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, एक बार फिर से बता दें। ये मैंने किस तरह लिखा की है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल चुके हो जिससे आपने भी मल्टीप्लाई किया उसे जस्ट वाई से मल्टीप्लाई कर दो। हेलो हेलो जी सर। ये रिजा शाकिर है अभी इस टाइम? रिजा शाकिर मौजूद है क्लास में? जी सर। क्या हुआ? आपकी कंप्लेन थी कि आपको एक्सेस नहीं हो रही है। सर वो आपके कोर्स में नहीं सर, इसके अलावा 2 कोर्सेज थे उसमें हो रही थी, मैंने उनको 2 अच्छा। कोर्सेज का ही लिखा था। अच्छा, जो वो मेरे पास भी आई है ना कि आपकी ये कंप्लेन है कि जी आपको जी एक्सेस सर, नहीं हो रही। वो सारे चलें ठीक, टीचर्स को गई थी मेल। चलो ठीक है। और बहरहाल एक कल एक और कंप्लेन कल की थी कि वो पहली दफ़ा शायद हमारी क्लास में आए, क्या नाम था? मैं एक मिनट नाम देखता हूँ। पिछली क्लासेज में ये मौजूद नहीं थे जिन्होंने कल मुझसे लिखा था। ये मोहम्मद हारून खुंद जो है, इनकी मेरे पास अभी, ये कल क्लास में मौजूद थे, ये कल
आज कल इनका पहला पीरियड थी, पहली क्लास ली थी उन्होंने हमारी। अच्छा, आज मौजूद नहीं है मोहम्मद हारून। तो जाहिर है ये वो लोग जो पहली क्लासेज अगर मिस कर चुके हैं, ऐसा कोई आ रहा है, क्योंकि अभी एक ही आया है, तो इनको जाहिर है नुकसान तो काफ़ी हो चुका है। तो ये जो आपके सीआर कौन है भाई बी ग्रुप में? खुर्रम था ना मेरा ख्याल। यस सर। सीआर कौन है? खुर्रम है ना? खुर्रम जी। तो खुर्रम तो खैर शुरू की पहली 2 क्लासों में खुद भी नहीं है। अब्दुल वदूद जो हैं ये रेगुलर रहे हैं। मोहम्मद फारूक की तमाम क्लासेज बारे में बहुत सारे हैं जिन्होंने पूरी क्लासेज अटेंड की हैं। तो अगर ये हारून खुंद को जानते हैं आप लोग? कल पहली दफ़ा आए थे क्लास में, तो इन्होंने बहरहाल आज फिर गायब हो गए हैं। चलिए, हो सकता है आ जाएं तो इन लोग इनकी बैग्राफी आप लोग अब पिछले जो भी क्लास का है वर्क वो इनको दे दीजिएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जी ये लास्ट जी स्टेप बोले। समझा दें। लास्ट स्टेप तो मैंने सिर्फ आपसे कहा है ना कि इसमें आपको समझने की या देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी आए, जो भी लिखा हुआ, अभी सवाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। जो भी आए तो उसको आपने रिप्लेस कर देना है इससे। ये हमेशा इसका एग्जैक्ट होगा। मैंने कहा ना, कितनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी नजर आए। जब जाहिर भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब सवाल करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शन होंगे, सारी चीज़ें, वो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ जो भी लिखा हुआ वो लेफ्ट हैंड साइड पर, वो हमेशा इसका एग्जैक्ट होगा। कोई सा भी सवाल आप करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे, जाहिर है हर एक के लिए अलग निकलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बस y से मल्टीप्लाई करके उसका डेरिवेटिव लिख दो। तो हम चलते हैं सवाल की तरफ। एक्सरसाइज है 2.3। सर ये एंड में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? जी, ये एंड में ब्रैकेट में क्या 2 कहा? लिखा हुआ है। ये लास्ट स्टेप में एंड में ब्रैकेट मैंने में 2 लिखा। ये तो 2 वहाँ लिखा है, इस इक्वेशन नंबर को 2 कहा है। ठीक है। ये तो बात यहाँ से, ये तो स्टेप में लिखा हुआ। एक्सरसाइज है 2.3। हारून खुंद, आप आ गए हो क्लास में अब? हेलो, हारून खुंद से मुखातिब हूँ भाई मैं। हारून, मोहम्मद हारून, सिर्फ अटेंडेंस ही लगाइए क्या? मोहम्मद हारून मौजूद हैं? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपको मालूम है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो सबसे आसान सवाल होता है। इसमें तीसरी टर्म तो आप देखे हैं ही नहीं, लेकिन कंपेयर करोगे तो y लिखा हुआ है 5y। y को लेफ्ट पे होना चाहिए, pxy। तो पहली बात तो ये कि इसे आप लेफ्ट पे ले जाइए, क्योंकि ये उस फॉर्मेट पर नहीं है जिस फॉर्मेट पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। जब इस फॉर्मेट पे लिख लोगे तो अब आप कंपेयर कर सकते हो। तो अब आप देखें कि dy बाई डी एक्स अपनी जगह पर है, y अपनी जगह पर है, तो px क्या हुआ? व्हाट इज px? जवाब दो भाई। सर -5। -5, माइनस इंक्लूड करोगे उसमें। Here px is my, तो आप यहाँ लिखें दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। This is linear differential equation, and here px is just -5। qx तो सिर्फ हमें इंटीग्रेट बाद में करना है, qx लिखने की जरूरत नहीं है या नहीं है उससे भी तो ये आसान है कि qx तो यहाँ है ही नहीं, 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है qx को।
काम का हमें ये है काम का, इस स्टेज पर अब पी एक्स है काम का, इसे हमें इंटीग्रेट कर लें यहीं पर। दिस इम्प्लाइज पी डी एक्स इज इक्वल टू -5 dx which is -5x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻⁻5x। ये आ गया आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे आप इक्वेशन 2 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इम्प्लाई, और साथ साथ dx को भी हटा देना यहाँ से। e⁻⁻5x dy -5e⁻⁻5xy, और जब dx से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ dx भी आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू, चूंकि राइट हैंड साइड 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा। ये चूंकि सिंपल सी इक्वेशन थी इसलिए ये इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद हमने आपसे कहा कि जैसा भी आए, जो भी आए, आपको करना ये है कि दैट विल बी एग्जैक्ट ऑफ डी ऑफ, इसको आप रिप्लेस कर लें इसके एग्जैक्ट डिफरेंशियल से। और वो क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो ये आया है आपके पास, और इसको y से मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये है असल स्टेटमेंट जो वहां लिखी। डायरेक्टली लिख सकते हैं जी हाँ, डायरेक्टली बस इसको यही लिखना है, डायरेक्टली स्टेप में आपने इसे रिप्लेस कर देना है। मल्टीप्लाई की इंटीग्रेटिंग जो आपने क्वेश्चन किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने इसको अलग से निकाल लिया ना, क्योंकि ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन। तो बेहतर है कि इंटीग्रेट हमने अलग से कर लिया, dx अलग से हमने निकाल लिया और फिर उसका एक्सपोनेंट ले लिया, तो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें उस लीनियर इक्वेशन को, जिसे हमने कहा दिस इज लीनियर, उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड देन वी हैव टेकन द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और अब चूंकि एक ही तरफ आपके पास है, दूसरी तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो इंटीग्रेट तो खैर हमें दोनों साइड पे करना होगा। तो नाउ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। चाहो तो यहाँ सेंटेंस लिख दो। मैंने आपसे कहा कि ये पूरा ब्रैकेट जो है इसे आप एक वेरिएबल समझो, यानी अगर आपके पास ये लिखा हुआ हो इंटीग्रल ऑफ एक्स dx लिखा हुआ हो तो क्या करते हैं, अगर ये लिखा हुआ है इसे देखें जरा आप, इंटीग्रल ऑफ dx x आएगा ना। क्यों x आएगा? क्योंकि ये इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव। ये है डेरिवेटिव और ये है एंटी डेरिवेटिव, तो उन्होंने एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव कैंसिल हो गए, जस्ट x रह गया। तब यहाँ इसी तरह से जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ d ऑफ दिस ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हुआ है वो अपनी जगह रहेगा, तो जाहिर है फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। हटा दो इंटीग्रल को और d को, e⁻⁻5xy is equal to c is the answer। सर सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा बता दें। सेकंड लास्ट स्टेप मैंने आपसे कहा ना कि अब तो इंटीग्रल लिया है दोनों तरफ का, ज़ाहिर 0 अगर है तो उस पर इंटीग्रल साइन तो यूजुअली नहीं लगाया जाता ना, लेकिन इंटीग्रल लेके हम सी कह देते हैं उसे, क्योंकि इसका जब डेरिवेटिव होगा तो ये आ जाएगा।
सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया है अपने इक्वेशन 2 के साथ, ये स्टेप समझा देगा। मैंने dx को भी साथ मल्टीप्लाई किया है, dx भी वहाँ से हटा दिया है, जाहिर है हर टर्म के साथ मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया और वहाँ से चूंकि dx हटाया है तो यहाँ भी dx आ गया, मल्टीप्लाई होकर। इसके बाद नीचे सर ये डी और आपने इसके बाद इंटीग्रेटिंग मैंने फैक्टर आपसे कहा ना मल्टीप्लाई। कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा, मैं यही तो मेन स्टेप बता रहा हूँ ना आपको, कि ये जो लिखा हुआ है इस पे ना जाओ, इसको देखोगे तो डर लगेगा, क्योंकि अभी तो छोटा सा स्टेटमेंट थी, अभी तो अगले सवाल आएंगे तो और बड़ी स्टेटमेंट होगी। इस पे ना जाओ, ये हमेशा मैंने जो थ्योरी आपको दी है, हमेशा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई वाई का डेरिवेटिव होगा ये। और देखना चाहो तो तसल्ली से देख लेना कि यू इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ लगा देना, जो हम शुरू में समझाया था एग्जैक्ट का आपको, कि आपने इसको ऐसे ही रखा है, वाई का डेरिवेटिव लिया तो डी वाई, अब y को ऐसे ही रखा है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये -5 नीचे आ जाएगा ना, -5 और e की पावर -5 और x का डेरिवेटिव dx। तो देखना चाहें तो ये तो सिंपल सा है अभी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई करके स्टेटमेंट लिखो, इक्वेशन लिखो और लेफ्ट हैंड साइड को रिप्लेस कर दो इसके साथ। सो दैट विल बी अवर आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जरा थोड़ा सा हैवी करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, dy by dx plus y is equal to e3x। बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, थोड़ा सा हैवी है क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड मौजूद है। यही काम करना है आपको, ये ऑलरेडी एग्जैक्ट फॉर्म में है, यहाँ तो हमने ट्रांसफर किया था इस तरफ, दिस इज इन एग्जैक्ट फॉर्म, इन लीनियर, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है वो फॉर्म में ही लिखी हुई है ये इक्वेशन। तो यहाँ लिख लो सेंटेंस, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हियर px is just coefficient of y and coefficient of y is just 1। तो मैं आपसे कहता हूँ कि यहीं पर पहले इंटीग्रेट कर लो, कंसीडर दिस p dx 1 dx जिसका डायरेक्ट which is equal to x, ये आ गया आपके पास। अब जब इंटीग्रल आ गया तो अब आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो इसका एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है, तो e इसको एक्सपोनेंट में ले लो, तो e रेज़ टू पावर x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एंड व्हेन यू गॉट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो फिर आपका यही काम रह जाता है कि इक्वेशन नंबर 1 को इससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, साथ साथ इस dx को भी यहाँ से रिमूव कर दें। तो आप देखें सवाल 4-5 स्टेप में खत्म हो रहे हैं ये सवाल। दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई थ्रू आउट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। यहाँ मैं लिख भी इसलिए देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं हम। तो जाहिर है dx यहाँ आ जाएगा, dy पहले से मौजूद है, dx हमने हटा दिया, इसी तरह से ex यहाँ भी आ जाएगा, y पहले से मौजूद है, dx यहाँ से हट के इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, e3x पहले से मौजूद एंड dx भी आपके पास है। तो जाहिर है पहली एग्जांपल में राइट हैंड साइड 0 था, अब राइट हैंड साइड पे आपके पास फंक्शन मौजूद है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हमने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया।
और फिर मैंने कहा कि नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी एग्जैक्ट ऑफ, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय डी ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आया है, इसको y से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो ये जरा ख्याल रखना कि y को x के साथ एक्सपोनेंट में मल्टीप्लाई नहीं कर देना, इस पूरी टर्म से ये y मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लिख लो तो ये e4x बन जाएगा। तो देखें यहाँ प्योर फंक्शन ऑफ x है और उसके साथ dx है, और ये ब्रैकेट जो है वो पूरा एक फंक्शन समझो उसको। तो d ऑफ दिस ब्रैकेट, तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। ठीक है भाई, एनी क्वेश्चन? वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, आखिरी काम आपका रह गया इंटीग्रेट करना। वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, हेंस इंटीग्रेट। लास्ट वाला स्टेप दोबारा बता दें। लास्ट वाला मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इससे रिप्लेस होगा, किससे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर और y फिक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल चुके हो, तो हमेशा ये जो है इसका डेरिवेटिव होगा एग्जैक्ट, जो मैंने आपको शुरू में लीनियर से पहले कॉन्सेप्ट दिया है एग्जैक्ट का। तो जो अगर लेट आए हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो वो अपना, जाहिर है ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है, उसे दोबारा देख लीजिएगा। तो d ऑफ e(x)y, तो दोनों तरफ का आपने इंटीग्रल ले लिया, e4x dx, और लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपसे कहा कि कोई इंटीग्रेशन तो कोई खास है ही नहीं, अब इंटीग्रल और d जो है वो ये डेरिवेटिव है, ये एंटी डेरिवेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये आपके पास यहाँ से जो ब्रैकेट है वो आप यहाँ लिख दो, यहाँ इंटीग्रेट करना है आपको। तो जरा इसका इंटीग्रल बता दो, e की पावर 4x का इंटीग्रल क्या होगा? 4 e की पावर 4x। देख लो यार, ये इंटीग्रल है कि डेरिवेटिव है? ओह सॉरी सर। हाँ, क्या होगा इंटीग्रल? इंटीग्रल क्या होगा सर 1/4। 1/4 होगा। 4 जो है वो तो डेरिवेटिव आ जाएगा 4e4x। जी सर। 1/4 इज 1/4 e raised to power 4x and then plus c, that will be our answer. क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा टिपिकल। अब आप देखेंगे यहाँ पर dy by dx का कोफिशिएंट मौजूद है, तो अभी तो हम इस फॉर्म में तो हम इसे लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 1, इस फॉर्म में तो हम इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह ही नहीं सकते। ये तो कंपेयर जब ही होगा जब dy by dx का कोफिशिएंट 1 हो, px y की फॉर्म हो और राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ x हो सिर्फ,
तो ये तो सही है कि इधर तो राइट हैंड साइड पे आपके पास प्योरली फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ एक्स जो है वो एक्स्ट्रा है। तो सर पहले वीडियो स्टेप जी वीडियो ब्लर हो रही है सर, जाहिर है क्या हो रही ब्लर ब्लर। तस्वीर फिर गड़बड़ कर गई। यार मेरा ख्याल है कि आपके वहाँ कुछ मसला है, क्योंकि कल जो आंसर आ रहे थे बाद में भी लोगों ने मुझे बताया कि सर हमारे पास तो तस्वीर सही आ रही थी। उस पोर्शन में हो सकता है क्योंकि वहाँ शेड पड़ रहा है, हो सकता है वो पोर्शन साफ नज़र नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर सही हो गई, 11 मैंने लिखा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो चूंकि डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट जो है वो x है, तो पहले आप उस x को रिमूव करें, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, जाहिर है जब x से डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। Let us call equation number 2. Now you can compare this equation with the general form. कि अब आप देखिए कि पहला कोफिशिएंट जो है वो डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस 4 अपॉन एक्स जो है ये y का कोफिशिएंट है, तो दिस इज पी एक्स और ये आपके पास क्यू एक्स है। अब आप इसे उससे कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज, तो सेंटेंस लिखें कि दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन and here px is 4 upon x। तो फिर यहीं पर इसे इंटीग्रेट भी कर लो, बी डी एक्स इक्वल टू 4 डी एक्स अपॉन एक्स, of course 4 ln x and be written as ln x raised to power 4। और जब ये आपने इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रल पी डी एक्स अलग से निकाल लिया, नाउ यू कैन राइट देयरफॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू पावर, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे ई की पावर में लिख दो। ई एंड एल एन एक दूसरे के एंटी हैं, कैंसिल कर देंगे, वी जस्ट हैव x4। We can say that integrating factor is just x। सर कैमरा थोड़ा ऊपर कर लीजिए। ऊपर की लाइन नजर नहीं आ रही? जी सर। आ गई? ऊपर नहीं की सर, लाइन थोड़ा नजर आई? नहीं सर। अब सही है सर। ठीक है। इससे आगे करोगे अब? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ना, मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 को इससे। करें नेक्स्ट स्टेप।
आंसर आया किसी का? मुझे वैसे लिखवा दो भाई, मैं आमतौर पे कंप्यूटर पे देखता नहीं हूँ, तो बोर्ड पे देखता हूँ, सिर्फ आपकी सुन के लिख दूंगा। बताओ, किसी ने अभी मुझे दिया था, किसी ने जवाब लिखा था, जवाब लिखवाओ क्या? सर आंसर हाँ बताएं, हैं बताएं। सर x4y x4y इक्वल्स टू जी x पावर 7/7 x पावर 7/7 प्लस x पावर 5/5 प्लस है माइनस है? माइनस है सॉरी माइनस x5/5 प्लस c। ऑफ कोर्स प्लस सी। सारे 4 स्टेप जब आप x4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर पावर 6 हो जाएगी, यहाँ पावर 4 हो जाएगी। इंटीग्रेट करना लेफ्ट हैंड साइड पे तो आएगा ही, हमेशा यही आएगा। जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसे y से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तब एक सवाल दे रहा हूँ मैं आपको ट्राई करने के लिए। मुझे नेक्स्ट स्टेप px बताना कि उसमें px क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, x स्क्वायर y डैश प्लस x इंटू x प्लस 2 y इज इक्वल टू px। सर इसका ड्यू x सर x प्लस 2 बाई x है सर। हाँ क्या बताया? सर x प्लस 2 बाई x। x प्लस 2/x इज द पीरियड। तो पहले आप इसे रीराइट करेंगे और रीराइट करने के बाद वो फॉर्म आ जाएगी आपके पास। और y डैश को भी रिप्लेस कर लेना dy बाई dx से। तो वो फॉर्म क्या आई है आपके पास? दिस इज द फॉर्म dy अपॉन dx
प्लस एक्स एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को पहले रिमूव कर दिया आपने, तो जाहिर है पी एक्स आपके पास आ गया है एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। तो चलो जरा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दो मुझे। अच्छा, ये लिखवाया किसने था भाई पी एक्स? प्लस 2 अपॉन एक्स किसने लिखवाया था मुझे? चलिए नोट कर लिया हमने आपको। अब जरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दोगे क्या आता है? ये सवाल अब आपने सॉल्व करना है, मैं तो सिर्फ लिखता जाऊंगा दो दो स्टेप के बाद जो आप बताते जाओगे। जी सर हम्म, सर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हाँ e of क्या x है? e of x plus एक्स 2 ln प्लस 2, ln x देख लो यार जरा, एक आध जरा गौर कर लो। x plus x आएगा सर। एक्स प्लस 2 log x plus x। एक्स प्लस एक्स, सर 2 log x plus x सर। 2 log x प्लस एक्स। यस सर। ये तो ये तो इसका इंटीग्रल बता रहे हो आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने पूछा है आपसे। सर e की पावर x plus 2 ln x e की पावर x प्लस 2 ln x। नहीं सर पावर में अच्छा, पावर में कोई e पावर plus में ये है, जी सर इसमें कुछ और हो सकता है भाई, सिंप्लीफाई हो सकता है ये ln x स्क्वायर हो जाएगा सर। और कुछ और सिंप्लीफाई। चलो आप ये कह रहे हो कि मैं इसे ऐसे लिख दूं प्लस ln x स्क्वायर। कुछ और मजीद सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश है इसमें या नहीं है? e ब्रेक कर दें और e से ln काट दें। हाँ तो फिर बताओ क्या आएगा? e टू द पावर x प्लस का x स्क्वायर प्लस नहीं आएगा भाई, सॉरी x स्क्वायर e टू द पावर x। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। क्योंकि चलिए मैं स्टेप लिख देता हूँ, जाहिर है इसको ये मल्टीप्लाई होके अलग होगा। प्लस जो है वो ln x स्क्वायर
देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया वो आपके पास आया x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलें अब जरा इस फॉर्म में बताओ, एक दो स्टेप के बाद जो ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? राइट हैंड में से e की पावर 2x e की पावर 2x और dx भी होगा। बस अब फाइनल आंसर बता दो क्या होगा। सर लिखें जी x स्क्वायर x e टू द स्क्वायर पावर x e पावर x y y equals to 1/2 1/2 e to the power 2x 2x plus c। plus c। This will be the answer। अच्छा, क्लास को हम अब यहीं पर क्लियर करते हैं, इससे आगे मैं मजीद कुछ नहीं पढ़ा रहा। कुछ बातें जैसे लोग ठीक है ना, मैथमेटिक्स आपको पता है कि शुरू के अगर 5-10 मिनट निकल गए किसी के भी, क्योंकि बहुत से लोग 1 घंटा भी और आधा घंटा लेट भी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। जो शुरू के अगर 10 मिनट निकल गए तो फिर पूरी क्लास उनके लिए यूजलेस हो जाती है, देखते ही रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए कोशिश करें कि शुरू में आएँ। हम ये करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास से हम ये करेंगे कि शुरू के जो 10 मिनट हैं
उस 10 मिनट में अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं तो वो डिस्कस कर लेंगे पहले, फिर हम अपने आर्टिकल पे आया करेंगे। इस 10 मिनट के दौरान जो लोग शुरू में एग्जैक्ट टाइम पे नहीं आ पाते हैं वो भी मेरा ख्याल है ज्वाइन कर लेंगे हमें। हाँ, ये दूसरा प्रॉब्लम हर एक के साथ ही है, मेरे साथ भी हो सकता है कि किसी भी वक्त फर्स्ट क्लास में ही, बल्कि मेरे साथ हो गया था कि तकरीबन 1 घंटे बाद अचानक लाइट चली गई थी तो क्लास वहीं सस्पेंड हो गई थी। तो अगर ऐसा कभी हो जाए कि दौरान क्लास बिल्कुल ऑफ हो जाए, मेरी तरफ से लाइट चली गई हो, तो ज़ाहिर है लाइट आने में इतनी जल्दी तो आ नहीं जाती कि 5-7 मिनट में आ जाए, तो आप मीटिंग को ऑफ ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग अदरवाइज़ चलती रहती है। तो अगर बाय द वे कभी ऐसा हो जाए तो ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो शुरू के 10 मिनट हम अब सिर्फ डिस्कशन किया करेंगे, उसे आप कंसल्टेशन पीरियड रख लें, जो कि यूजुअली हम मैथमेटिक्स और इंग्लिश वालों का रखा ही जाता था। जब इंस्टीट्यूट खुला था वहाँ बैठते थे तो हम देते थे कंसल्टेंट आवर, तो उसे आप कंसल्टेशन के लिए रख लें 10 मिनट शुरू के। कोई सवाल पूछ रहे हों, कोई प्रॉब्लम हो, डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम अपने आर्टिकल पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपसे नेक्स्ट वेडनेसडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। कोई अभी पूछना है कोई सवाल, किसी को कोई सवाल पूछना है? ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।